हाय, किसी महापुरुष ने कहा था कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमी क्लोजर। तो सीनो रशियन फ्रेंडशिप देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। खैर छोड़ो ये सब बातें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनो रशियन और इंडो रशियन रिलेशनशिप के हिस्ट्री के बारे में, मतलब 1991 से लेके आज तक की कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद से। जैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया एक देश के लिए आजादी और एक देश के लिए डिजास्टर था, बिल्कुल वैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन 14 देशों के लिए आजादी और एक देश के लिए डिजास्टर था। आगे बढ़ते हैं। उस समय रशिया बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। एक तो सोवियत यूनियन टूट जाने के वजह से मॉस्को के कंट्रोल से बहुत सारी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हिस्सा निकल चुका था। उसके साथ ही अब कुछ रशियन रिपब्लिक्स भी रशिया से अलग होने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मतलब चारों तरफ बस सेपरेटिज्म का माहौल था। सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन के वजह से ऑलरेडी रशियन इकोनॉमी को एक तमाचा लग चुका था। ऊपर से अभी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को रातों रात मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में तब्दील करने के चक्कर में गवर्नमेंट ने रशिया का और सत्यानाश कर दिया। और ऐसे पिलक्कर प्रेसिडेंट से आप लोग क्या ही उम्मीद रख सकते हो। इन सब के वजह से रशियन इकोनॉमी धीरे धीरे श्रिंक हो रहा था और ऐसे बदतर हालातों से बचने के लिए बहुत सारे लोग देश छोड़ के बाहर सेटल हो रहे थे। मतलब रशिया में अब इकोनॉमी के साथ साथ पॉपुलेशन श्रिंकिंग भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। उस समय मिलिट्री ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो ऐसी बदतर हालातों में भी ग्लोबली रशिया की इज्जत बचा रहा था। डेन जियाओपिंग के ओपन डोर पॉलिसी के वजह से 80s के दशक में चाइनीज इकोनॉमी में एक तरह का एक्सीलरेशन स्टार्ट हो गया। 90s के समय चाइनीज इकोनॉमी को तो जैसे रॉकेट लग गया। इस तरह से साल 2000 आते आते चाइना और रशिया के बीच एक ह्यूज गैप बन गया। मतलब अगर हम 90s के सिचुएशंस को सिंप्लीफाई करके देखें तो देखा जाएगा कि एक देश की बूस्ट वही दूसरे देश की डिक्लाइन। रशियन लीडरशिप को यह समझ में आ गया कि अब हम सोवियत यूनियन की पोजीशन पे नहीं रहे। इसीलिए साल 1992 से रशिया चाइना के साथ अपने संबंध को सुधारने की कोशिश करने में लग गया। उस समय का चाइना आज की वियतनाम और इंडोनेशिया जैसा था। मतलब सब कुछ तो बढ़िया था पर खुद का टेक्नोलॉजी नहीं था, जबकि रशिया के पास खुद का टेक्नोलॉजी था। तो चाइना ने देखा कि कैसे एक सुपर पावर मुंह के बल गिर चुका है। अभी सही मौका है रशिया से दोस्ती करके उससे कुछ टेक्नोलॉजी लेके अपने आप को एडवांस बनाने का। इसीलिए अपनी मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन के मकसद से रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी को हथियाने के लिए चाइना भी रशिया के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पुतिन ने दिमाग लगाया, पहले खुद को उसके हाथों सौंप दो ताकि उसे ये पता लगे कि हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। जब तक वो इस जाल में फंसा रहेगा उसी समय अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना लो, फिर मौका देखते ही उसे धक्का मार के निकाल दो। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए साल 2001 में रशिया चाइना के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया। फिर साल 2004 में एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया। इसके तहत रशिया उन ज्यादातर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को वापस चाइना को हैंडओवर कर दिया। मतलब थोड़े वक्त के लिए पुतिन ड्रैगन को रोक दिया। फिर क्या होना था, जैसा प्लान वैसा काम। साल 2010 आते आते रशिया वापस अपनी सुपर पावर पोजीशन पर लौट आया। इस दौरान रशिया और चाइना की दोस्ती सिर्फ पेन पेपर पर था। रशिया चाइना की बढ़ते इन्फ्लुएंस से खुद को अलग थलग रखता था, क्योंकि रशिया ये बात जानता था कि आज के समय वो चाइना से कम्पीट नहीं कर सकता। इसीलिए रशिया ड्रैगन को वेपन्स का लालच दिखा के उसका ध्यान भटकाए रखता था। लेकिन एक बात आप लोगों को समझना होगा, ये रशिया है, सोवियत यूनियन नहीं। एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया के कारण वेस्टर्न देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसी समय ग्लोबल ऑयल प्राइस में एक बड़ा गिरावट देखने को मिला, जिससे रशिया वेस्ट की इस गंदी सैंक्शन वॉर से खुद को बचाने के लिए अपनी वेस्ट निर्भरता को कम करने की कोशिश किया। इसी कारण अब से रशिया अपनी ट्रेड को वेस्ट से हटा के ईस्ट पर शिफ्ट किया। अब यहाँ से शुरू होता है सारा खेल। साल 2014 में रशिया चाइना के साथ एक $400 बिलियन का गैस डील साइन किया। इसके तहत रशिया अगले 30 सालों तक चाइना को गैस सप्लाई करता रहेगा। इसी का तो चाइना का इंतजार था। रशिया फिर से मुंह के बल गिर चुका है। अभी समय है रशिया से हेवी डिस्काउंट में ऑयल और गैस परचेस करने का। रशिया मजबूर है हमें सस्ते में ऑयल और गैस सप्लाई करने के लिए। साल 2014-15 के बाद से चाइना और रशिया के बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता ही गया। अभी तो ये $100 बिलियन पे है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 तक ये ट्रेड वॉल्यूम $200 बिलियन पे पहुंच जाएगा। खैर इससे क्या फर्क पड़ता है, व्यापार अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने दो।
लेकिन फर्क कुछ इन सब चीजों से पड़ता है, आगे बताएंगे। रशिया मेनली क्या एक्सपोर्ट करता है? ऑयल, गैस, टिम्बर, कोल और थोड़ा बहुत वेपन्स। लेकिन चाइना क्या एक्सपोर्ट करता है? मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी। सिर्फ यही नहीं, रशिया का प्रॉब्लम और भी है। रशिया और चाइना दोनों का ही दुश्मन एक ही है। अब अमेरिका और अमेरिकन डॉलर को काउंटर करने के चक्कर में रशिया अपनी फॉरेन रिजर्व के एक बड़े हिस्से को गोल्ड और युआन में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो? रशिया धीरे धीरे चाइनीज जाल में फंसता जा रहा है। इसीलिए रशिया को हमेशा चाइना की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। अब इसी का फायदा उठा के इन फ्यूचर चाइना रशिया को अपनी डेट ट्रैप में नहीं फंसाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। सेंट्रल एशिया पर रशिया मतलब भूटान पर इंडिया। चाइना यहाँ पर भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स जैसे और भी कुछ प्रोजेक्ट्स का लालच दिखा के चाइना सेंट्रल एशिया में धीरे धीरे अपना पैर पसार रहे हैं। खैर, सेंट्रल एशियाई लोगों के मन में चाइना के प्रति जो नफरत और रशिया के प्रति जो प्यार है, इसके वजह से तो चाइना अभी के टाइम पे नाकामयाब हो रहा है। लेकिन जब पैसा फेंकने पर उइघुर गलत और चाइना सही हो जाता है, तब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब रशिया को भी सेंट्रल एशिया से हाथ धोना पड़ सकता है। भगवान ने साइबेरिया को सब कुछ दिया, लेकिन आबादी नहीं दिया। रशिया को इस चीज से बड़ी तकलीफ होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रशिया चाइनीज किसानों से यहाँ काम करवाता है। एक एस्टीमेट के अनुसार साइबेरिया में लगभग 4 से 5 लाख चाइनीज फार्मर्स रहते हैं। कुछ रशियन राइट विंग पॉलिटिशियंस इसके खिलाफ है। उन लोगों के अकॉर्डिंग रशिया की डिक्रीजिंग पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग इमिग्रेशन के कारण एथनिक रशियन और क्रिश्चियन पॉपुलेशन घट रहा है। चाइना का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है यूरोपियन यूनियन, लेकिन चाइना की एक कमजोरी है मलाक्का स्ट्रेट, जहां पर इंडिया और अमेरिका की गंदी नजर है। इसी कारण चाइना मलाक्का स्ट्रेट को आर्कटिक द्वारा रिप्लेस करके इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहता है। रशिया को इससे बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो चाइना एक नॉन आर्कटिक स्टेट है, दूसरा रशिया आर्कटिक को अपना ही होम ग्राउंड मानते हैं। अब इस रीजन पर भी चाइना की प्रेजेंस रशिया के लिए एक सीरियस थ्रेट है। खैर, चाइना ऑलरेडी आर्कटिक रीजन के गैस फील्ड्स पर इन्वेस्टमेंट करके धीरे धीरे यहाँ पर अपना कदम रख रहा है। ये रशिया चाइना रिलेशनशिप की तरह उतना शक से भरा नहीं है। 1991 से लेके 2022 तक रशिया के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि किसी को किसी से खतरा नहीं था। हाँ, बीच बीच में पाकिस्तान, चाइना और तालिबान मुद्दों पर दोनों देशों के बीच थोड़ी घबराहट सी हुई थी। लेकिन आप लोग अगर रशिया की पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो इसमें आप लोगों को कुछ गलत नहीं दिखेगा। खैर छोड़ो। तो ओवरऑल देखे तो इंडो रशियन रिलेशनशिप 1991 से आज तक एक यूनिफॉर्म सा था। चाइना की तरह उतना अप्स एंड डाउन्स वाला नहीं था। इस सब के बारे में अलग से क्या बताऊं, आप लोग सब जानते हो। इंडिया की ओवरऑल मिलिट्री इंपोर्ट में रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये भी आप लोग जानते हो। मिलिट्री के अलावा भी बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी में रशिया इंडिया की मदद करता है। इंडिया भी अपना फेमस प्रोडक्ट जेनरिक मेडिसिन रशिया में एक्सपोर्ट करता है। इंडिया के साथ हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने का 2 कारण है। इंडिया बहुत बड़ा देश है, ये अकेले ही 5-10 देशों के बराबर है, तो रशिया इसे खोना नहीं चाहता। रशिया चाइना को इंडिया की तरफ उलझाए रखना चाहता है, जिससे रशिया के ऊपर चाइनीज नजर की इंटेंसिटी थोड़ा कम हो। इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड को और आसान बनाने के लिए इंडिया और रशिया, ईरान, अजरबैजान और सेंट्रल एशियाई देशों के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का निर्माण किया है। खैर, इन सब चीजों से आप लोग देख ही सकते हो कि भले ही इंडो रशियन रिलेशनशिप सिनो रशियन रिलेशनशिप के तुलना में कम गहरा है, फिर भी ये डोर मजबूत है। इन्वेशन ऑफ यूक्रेन के दौरान जब वेस्टर्न देशों ने मिलकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया, तब रशिया तो जैसे टॉप फ्लोर से सीधा इंडिया और चाइना की घुटने पे गिर गया। पहले तो रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाला गया, फिर रशिया के लगभग आधे फॉरेन रिजर्व को फ्रीज कर दिया गया। इससे चाइना को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पहले से ही चाइना का एक डिजायर था स्विफ्ट के ऑपोजिट में अपना एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बनाने का। अब रशिया को तो उन लोगों ने धक्का मार के निकाल दिया। अब रशिया जैसे बड़े देश के साथ मिलकर ऐसा पेमेंट सिस्टम तैयार करने से ग्लोबली इसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। खैर, रशिया युआन की दबदबा को कम करने के लिए ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक नया इंटरनेशनल कॉमन करेंसी डेवलप करने की बात की है। लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं
कि पल्ला युआन की तरफ ही भारी है। साल 2000 के बाद से रशिया और चाइना दोनों देश मिलिट्री, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी फील्ड्स पर जॉइंट कोऑपरेशन की बात की है। अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2022 में जब लगभग हजारों कंपनीज रशिया से अपनी एसेट्स को पुल आउट कर लिया है, तब एक तो रशिया में टेक्नोलॉजी और स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेजेस क्रिएट हो रहा है, और दूसरा सैंक्शंस के कारण रशिया अब न्यू ग्लोबल टेक्नोलॉजी को भी एक्सेस कर नहीं सकता। तो यहाँ पूरा का पूरा चांसेस है कि चाइना रशिया की सॉफ्टवेयर और टेक मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। हाँ, अभी तो वो नाटक कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जरूर करेगा। तो इस सिचुएशन में अगर रशिया अपने आप को संभाल पाए तब तो ठीक है, वरना चीनी द्वारा रशियन डेटा हैक होने के 200% चांस है। सीरिया, जिसको रशिया का पपेट माना जाता है, वहां पर भी चाइना एक ह्यूज अमाउंट का पैसा इन्वेस्ट करने की बात की है सीरियन मिलिट्री को वापस खड़ा करने के लिए। अब जरा सोचो, S-400 के मौजूदगी में ही इजराइल सीरिया पर बॉम्बिंग करके जाता है, तो अगर चाइना के पैसों से इन फ्यूचर सीरियन आर्मी थोड़ी बहुत ताकतवर बन जाएगा, तब रशिया क्या सीरिया पर अपना कंट्रोल बरकरार रख पाएगा? रख तो पाएगा, लेकिन इन्फ्लुएंस पहले के तुलना में बहुत कम हो जाएगा। सैंक्शन के बाद से रशिया अपनी ऑयल पर भारी डिस्काउंट लगा रहा है। अब इंडिया भी इसका फायदा उठा के रशिया से सस्ते दाम पे ऑयल परचेस कर रहा है। इंडिया कौन सी चीज एक्सपोर्ट करने के लिए फेमस है? ऑब्वियसली जेनरिक मेडिसिन। अब हजारों कंपनीज रशिया से पुल आउट की वजह से वहां दवाइयों की शॉर्टेजेस क्रिएट हो रहा है। तो इन फ्यूचर हम रशिया की मेडिसिन मार्केट पर इंडिया का एक बड़ा पकड़ देख पाएंगे। एक बार अगर जमीन के नीचे ऑयल मिल गया तो बिंगो। नहीं मेरे भाई नहीं, हर कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। ऑयल निकालने के लिए, उससे पानी को अलग करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो इस गधे के पास नहीं है। इसीलिए ही तो हर बार अमेरिका इसकी मार के चले जाते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ढेर सारे कैपिटल की जरूरत है। तो रशिया ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया है अपनी ऑयल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ONGC ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। तो इन सारे घटनाओं से हम यही समझ सकते हैं कि इन्वेशन ऑफ यूक्रेन के बाद से क्रिएट हुई रशिया की चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस के कारण इन फ्यूचर रशिया को चाइना से ज्यादा खतरा है। इन माय ओपिनियन इसका 3 सॉल्यूशन हो सकता है। गैस के बिना यूरोप विंटर में टिक ही नहीं पाएगा। इसी का फायदा उठा के रशिया अपने ऊपर लगाए गए कुछ सैंक्शंस को कम कर सकता है। चाइना को बैलेंस करने के लिए रशिया को इंडिया और वियतनाम की तरफ और ज्यादा झुकना पड़ेगा। पुतिन अमर नहीं है, तो आफ्टर पुतिन रशियन ओलिगार्क्स और पॉलिटिशियंस को चाइना को सोच समझकर टैकल करना होगा। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।